कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डाल लो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। हाँ तो ये देखो, कोई फंक्शन ऐसे करके देखो, सबसे पहले देखो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे। अगर दो x1 x2 है, मान लो ये x1 है ये x2 है, बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि x2 तुम्हारा x1 से बड़ा है, ठीक है। x2 अगर x1 से ग्रेटर है और आप ये देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू x2 पे और फंक्शन की वैल्यू x1 पे जब निकाल रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो, एंड आपको क्या मिलता है कि fx2 अगर fx1 से बड़ा है, मतलब कि x1 पे जो वैल्यू फंक्शन की यहाँ पे है, x2 पे वैल्यू यहाँ पे है, तो ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब x1 से फंक्शन आपका x2 तक गया है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो अगर x2 x1 से ग्रेटर हुआ और fx2 fx1 से बड़ा है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू दैट इंटरवल। इंटरवल मतलब जिस इंटरवल में आप चेक करना चाह रहे हो कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, उस इंटरवल में अगर कोई भी दो पॉइंट, या कोई नहीं है, हर दो पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, क्लियर है? ये लिख लो सबसे पहले, इंक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। पहला केस इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा? ये x1 सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये fx2 ग्रेटर देन fx1 है, वहां fx2 आपका लेस देन fx1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x2 और x1 दो पॉइंट है, x2 इधर x1 इधर है, और x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है, और fx2 पे आपने चेक किया, fx1 आपने चेक किया, और आपको ये कंडीशन आपको रिवर्स मिलती है, मतलब fx2 पे वैल्यू छोटी है, fx2 पे वैल्यू fx1 पे ज्यादा है, तो ये फंक्शन ऐसे चल रहा है। And this has to be true for all x1 x2 belong to that interval। ये डेफिनेशन हो गई, ये आपका क्या हो गया डेफिनेशन, मतलब कि किसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, किसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार हम लोग इस मेथड को भी चेक करते हैं, सबसे बेसिक मेथड तरीका जो है, बेसिक डेफिनेशन का तरीका है, उससे भी हम लोग निकालते हैं कि ये इंक्रीज। अच्छा, अब थर्ड लिख लो चाहो तो, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है इंक्रीजिंग। बस फर्क समझ में आ गया है? यहाँ पे कुछ ऐसे x1 x2 मिल सकते हैं, कुछ ऐसे x1 x2 मिल सकते हैं जिसमें हो सकता है fx1 fx2 के बराबर भी हो जाए। तो आइडियली कंडीशन क्या होती है इंक्रीजिंग में? देखो इंक्रीजिंग में ये इंक्रीजिंग हो गया, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ पे अगर x2 x1 से बड़ा है, ध्यान दीजिए, अगर x2 आपका x1 से बड़ा है, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ x2 अगर x1 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे जो fx2 है और जो fx1 है, ये ग्रेटर आर इक्वल हो सकता है, और यहाँ पे जो fx2 होगा ये हमेशा fx1 से बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कुछ केसेस में कुछ जगह बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर के लिए रुक जाए, कांस्टेंट हो जाए, फिर आपका इंक्रीज करे, फिर कांस्टेंट हो जाए। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ x1 x2 बिलोंग टू दैट इंटरवल, इट माइट बी पॉसिबल कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे तुम्हारा डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, वो भी बना लो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आपका डिक्रीज होता है, फिर हो सकता है रुक जाए, फिर डिक्रीज हो जाए, फिर रुक जाए, फिर डिक्रीज होता जाए, लेकिन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, अगर x2 x1 से बड़ा है, x2 अगर x1 से मान लो यहाँ बढ़ा दिया है, तो fx2 जो है वो छोटा या इक्वल टू fx1 के हो सकता है, और यहाँ पे fx2 हमेशा fx1 से छोटा होगा।
ये आपका हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपका डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ये समझ में आ गया सबको? तो ये आपके थियरम 1 करके बुक में लिखा है, तो बस हेडिंग डाल लो थियरम 1 करके। इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे करते हैं ये। मान लो कोई भी फंक्शन आपका ये कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी एंड फंक्शन इज डिफरेंशियबल। ध्यान दीजिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए, मतलब कोई भी पीस वाइज फंक्शन आएगा तो थ्योरम फेल हो जाएगा। तब हमको बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ये फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है आपका इन ए बी, अब इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है, उसका जो डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन का बेसिकली जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप बताता है, वो स्लोप का फंक्शन होता है। एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप को कैसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी एक लाइन जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, इसका जो tan थीटा होता है, इसी को स्लोप बोलते हैं, इसी को स्लोप बोलते हैं। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि थीटा की वैल्यू जब 0 से π/2 या 90 होती है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब m आपका पॉजिटिव होगा, इसका मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? यस। अगर आपका tan थीटा, अगर थीटा आपका ऐसे करके है, मतलब थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, बेसिकली एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल है, इन वेरी सिंपल टर्म। थीटा आपका 90 और 180 के बीच में है, तो आपका स्लोप क्या आता है, स्लोप आपका नेगेटिव आता है। tan थीटा की वैल्यू 90 से 180 में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती है, तो आपका tan थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो स्लोप आपका नेगेटिव हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे इसको समझेंगे। देखो इसमें 3 केस हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग किसमें, ए बी में बात हो रही है, जब आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्या मतलब हुआ इसका, तो समझो ध्यान से। मान लो देखो 2 केस में बना रहा हूं फंक्शन ऐसे जा रहा है, फंक्शन ऐसे जा रहा है, दोनों की टेंडेंसी अलग है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे आप स्लोप बनाओगे तो देखो ये स्लोप जो है ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ये स्लोप आपका ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ये स्लोप आपका एक्यूट एंगल बना रहा है, ये स्लोप आपका ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो सभी केस में आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ भी आपका स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ भी स्लोप आपको पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दोनों इंक्रीज कर रहा है। यस ये सर। आपका इंक्रीजिंग केस हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कहने मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन में जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो वो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब इसे में सेकंड केस लिख लो। अच्छा डिक्रीजिंग देख लो, डिक्रीजिंग में क्या होगा, डिक्रीजिंग में क्या करोगे, डिक्रीजिंग में आपका फंक्शन इज डिक्रीजिंग अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 क्या मतलब हुआ ये, जैसे ये फंक्शन देखो ये, अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि अगर आप स्लोप बनाओगे फंक्शन पे, ये जो एफ डैश एक्स होगा ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ये नेगेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। ये केस ले सकते हो, या दूसरा केस देखो, ऐसे देख लो। इस केस में भी अगर फंक्शन पे स्लोप आप बनाओगे तो ये क्या बना रहा है, ये फिर से जाके ऑब्ट्यूज बना रहा है। इसका मतलब यहाँ भी एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो गई।
इसका मतलब स्लोप की वैल्यू लेस देन 0 होने का मतलब फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। ये दो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक को बाद में कई बार ग्राफ डिजाइन में आता है कि ये कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, तो कोई ग्राफ का शेपिंग कैसे होती है ना, इसको भी निकाला जाता है। कोई ग्राफ शेप कैसे करता है, दोनों देखो ये दोनों तुम्हारा डिक्रीजिंग बता रहे हैं, लेकिन कॉनकेवली ये तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है कि कॉन्वेक्सली हो रहा है ये तुम नहीं बता सकते हो। इसकी टेंडेंसी निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, वहां से निकलते हैं, लेकिन ये दोनों डिक्रीजिंग है। अच्छा, तीसरा केस क्या होगा, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रेंज में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, वो भी लिख लो, थर्ड 0। पॉइंट। हाँ, मतलब f इज ए कांस्टेंट फंक्शन अगर f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, x बिलोंग टू a कॉमा b, ये इंटरवल में फॉर ऑल x बिलोंग टू a कॉमा b, अगर f डैश x की वैल्यू 0 आ रही है, ये फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये। तो अगर तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन है, कोई फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो हम लोग हमेशा थ्योरम 1 यूज करेंगे। अगर कहीं पे पीस वाइज आता है तो हमको ग्राफ बनाना पड़ता है, क्योंकि ग्राफ में बड़ा क्लियरली दिख जाता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। लेकिन वो हमेशा ट्राई नहीं करेंगे हम लोग ग्राफ बनाने की, क्योंकि ग्राफ बनाना हमेशा इजी नहीं होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन करना इजी होता है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपको फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, जहां x बिलोंग टू r है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग इसे, अब देखो x की वैल्यू यहाँ रियल नंबर, मतलब इंटरवल आपका डिफाइन कर दिया कि पूरे रियल नंबर में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसको आप निकाल लो, f डैश x कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये इसकी वैल्यू रख के चेक करेंगे। क्या ये कभी 0 हो सकता है, पहले ये चेक करो। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है बताओ, -12। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोई जीरोज नहीं है, जिसका कोई जीरोज नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हारा पॉजिटिव है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, और इसको अगर प्लॉट करोगे ये कुछ ऐसे बनेगा। ये चीज समझ में आएगी जो मैंने बोला, इतना सर बता दे रहे हैं। देखो, डिस्क्रिमिनेंट तो क्लियरली हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट इसके नेगेटिव आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो जीरोज नहीं होते। जीरोज क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई तुम्हारा 0 होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई 0 होता है, यानी कि कभी भी ये एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा। और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है, तो ये अपवर्ड पैराबोला ग्राफ की तरह बन जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे लिखोगे नहीं, इतना सब कहानी तो बताओगे नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, देखो ध्यान से, 3x स्क्वायर कॉमन कर लो, -2x हो गया प्लस 4 हो गया, 3x स्क्वायर -2x प्लस 1 -1 प्लस 4 हो गया, 3x -1 का होल स्क्वायर -1 हो गया। ये क्या आ रहा है सॉल्व करके, 3x -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। अब ये क्या गारंटी कर रहा है कि x की कोई भी वैल्यू लोगे, x -1 का जो स्क्वायर होगा ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, +1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ये आपका गारंटी कर दे रहा है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये चीज समझ में आएगी नहीं सबको, तो आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे। लेकिन इतना कहानी लिखने के पहले आप पहले चेक कर लो, ओरली इसको चेक कर लो कि इसके जीरो जाते ही नहीं आते हैं। अगर जीरो जा रहे हैं तब तो इक्वल टू 0 करके हमको निकालना पड़ेगा जीरो। यहाँ पे जीरोज नहीं आ रहे हैं, अगर जीरोज नहीं आ रहे हैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप इस वैल्यू को ऐसे दिखा दीजिए।
तो यहाँ पे लिख दोगे कि सिंस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, हेंस दिस फंक्शन विल इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3x + 17 पूछ रहा है, इंक्रीजिंग है, कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फंक्शन दिया गया है आपको 3x + 17, जहां x आपका r है। एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा, 3. 3 रहेगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, इसमें फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन आपका दिया है e⁻²x। ये कैसे करेंगे, देखो हमेशा जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव निकालो ना, ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 2x1 x2, अगर x1 x2 से बड़ा है तो ट्वाइस ऑफ x1 तुम्हारा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ x2 से बड़ा होगा। तो अगर कोई नंबर तुम्हारा बड़ा है तो पावर अगर कर लेते हो, e⁻²x1 क्या हो जाएगा, e⁻²x2 सेम रहेगा ये, क्योंकि e आपका 1 से बड़ा होता है। और ये चीज क्या हो जाएगी, fx1 आपका क्या हो गया, fx2 से बड़ा हो गया। ये हमने डेफिनेशन यूज कर लिया, हमेशा जरूरी नहीं कि तुम डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन मेथड से भी कर सकते हो। देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, एफ डैश एक्स 2 × e⁻²x, x की कोई वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो, उसका पावर हमेशा e का पावर हमेशा कोई नंबर क्या आएगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये सबको। ये आपका ये भी हो गया। क्वेश्चन 3 करते हैं जरा, देखो क्वेश्चन 3 समझो। क्वेश्चन 3 क्या बोला, साइन एक्स के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन 3 आपका बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, करा कि प्रूव करिए शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन 0 to π/2। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, एफ डैश इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स तुम्हारा जीरो कब होता है, ये जीरो किस कब कब जीरो होता है, जब तुम्हारा एक्स की 90 पे, यानी कि जब एक्स की वैल्यू π/2 होती है। ठीक है, यस सर, यस एक्स की वैल्यू जब 3π/2 होती है, इधर एक्स की वैल्यू -π/2 होती है। ठीक है, π/2 पे जीरो होता है। देखो इसका ग्राफ कैसे होता है cos x का, याद है cos x का, ये ऐसे चलता है, ये आपका π/2 होता है, ये आपका -π/2 होता है, ये आपका 3π/2 होता है। तो cos x देखो जीरो से ये पॉजिटिव आ रही है, cos x की वैल्यू 0 से π/2 में इट ऑलवेज कम्स पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे, इन x बिलोंगिंग टू 0 to π/2 cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये इधर पॉजिटिव हो गया, इधर क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव होने का मतलब इधर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। आपको पूछा गया है π/2 से पाई पूछा गया है, जब π/2 से 3π/2 तो डिक्रीजिंग है, तो इसी के बीच में पाई भी पड़ेगा, तो π/2 से पाई भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखो जरा, एफ एक्स आपका दिया गया है 2x² प्लस नहीं -3x, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका 4x - 3, 4 कॉमन कर लो, x - 3/4। अभी बहुत क्लियरली बता रहा है कि जब x की वैल्यू 3/4 है तो जीरो है, ये 3/4 पे x बड़ा हो जाएगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 3/4 से ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x की वैल्यू 3/4 से छोटा हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। मतलब ये जो पहला पार्ट इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कब होगा ये, जब x की वैल्यू 3/4 से ग्रेटर होगी, मतलब 3/4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और डिक्रीजिंग कब हो जाएगा,